दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों 2024 का साल जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले 6 महीने पूरे होने को है, लेकिन इन 6 महीने के दरमियान जिस चीज की कमी मोदी सरकार ने महसूस की वो थी बहुमत की कमी। लोकसभा में 272 की संख्या वाली बीजेपी की कमी, और वो कमी एक ऐसी कमी है जिस कमी के चलते कई बार नीतीश कुमार के दबाव में झुकना पड़ता है, कई बार चंद्रबाबू नायडू के दबाव में झुकना पड़ता है, कई बार एकनाथ शिंदे तक झुका देते हैं, और विपक्ष तो अपने तरीके से झुकाने की कोशिश करता ही रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की कवायद भी अब धीरे धीरे जोर पकड़ सकती है। तो उस सरकार बनाने की कवायद को रोकना, सहयोगी दलों की बार्गेनिंग पावर्स के दायरे से बाहर निकलना और सरकार को अपने बूते बहुमत के आंकड़े तक लाना, बीजेपी को अपने बूते बहुमत के आंकड़े तक लाना, यह अब प्राथमिकता बनता जा रहा है। और प्राथमिकता के लिए माकूल समय भी है। माकूल समय कैसे? क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव हो चुका और अब जो अगला बड़ा चुनाव है वो अक्टूबर नवंबर में बिहार का चुनाव है। अभी 10-11 महीनों का वक्त बाकी है और बिहार चुनाव के पहले पटना पर काबिज होने की बीजेपी की अलग से हसरत है। तो पटना पर काबिज होने की हसरत तो तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक नीतीश कुमार के बूते दिल्ली में सरकार चलती रहेगी, और वहीं दिल्ली में अपने बूते सरकार तब तक नहीं बन सकती जब तक 32 सांसदों का जुगाड़ नहीं हो जाता। दरअसल संजय राउत ने एक बयान दिया है, शिवसेना के तेज तर्रार नेता, और उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान का लब्बो लुआब यही है कि केंद्र सरकार 6 सांसदों पर 1 मंत्री पद देती है और इसके लिए प्रफुल्ल पटेल खुद मंत्री बनने के लिए शरद पवार की पार्टी के सांसदों को तोड़ने में लगे हैं। और इसलिए वो पार्टी तोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनकी पार्टी यानी अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के पास लोकसभा में सिर्फ 1 एमपी है, सुनील तटकरे। 1 के बूते उन्हें कैबिनेट में जगह मिल नहीं सकती, तो बाकी का जुगाड़ वो करना चाहते हैं। दल बदल अधिनियम आपको पता है कि 2/3 लोग टूटने चाहिए। शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद हैं तो कम से कम 6 लोग टूटने चाहिए। लेकिन क्या इन 6 लोगों को ही तोड़ लेने से 240 से 272 का सफर पूरा हो जाएगा? जी नहीं। दरअसल 7 पार्टियां निशाने पर हैं। जी हां, 7 पार्टियां। सहयोगी दल भी है, विपक्षी इंडिया गठबंधन के दल भी है, और 7 पार्टियों में 6 पार्टियां नंबर पूरा करने के लिए और 1 पार्टी संसद की सदस्य संख्या को नीचे लाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अब 7 पार्टियों की जो बात चल रही है, हो सकता है ये नंबर उससे भी आगे का हो सकता है कि कुछ और दल इस दायरे में हो, लेकिन जिन 7 पार्टियों के बारे में कहा जा रहा है कि पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, उन 7 पार्टियों के पास कुल जमा तकरीबन 70 के करीब सांसद हैं, 70 से भी ज्यादा सांसद हैं। और 6 पार्टियां जिन्हें तोड़कर 272 पहुंचाने की कवायद की जा रही है, उनके पास 45 सांसद हैं। अब ये 6 कौन है? इन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 महाराष्ट्र की पार्टी है, 2 बिहार की पार्टी है, 1 आंध्र प्रदेश की पार्टी है। और ये कौन सी पार्टी है? नीतीश कुमार की पार्टी 12 सांसद, चिराग पासवान की पार्टी 5 सांसद, उद्धव ठाकरे की पार्टी 8 सांसद, एकनाथ शिंदे की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी 9 सांसद, एकनाथ शिंदे की पार्टी 7 सांसद, शरद पवार की पार्टी 8 सांसद, और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जी हां, आंध्र प्रदेश की सत्ता गंवा चुकी पार्टी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी 4 सांसद। इन सब का जोड़ होता है 45 सांसद, और इन 45 से 32 की सदस्य संख्या को पूरा करने की दिशा में अभी जो 6-7 महीने का वक्त है उसमें इस नंबर को मुकम्मल करने की पूरी तैयारी की जा रही है। बिना ये नंबर मुकम्मल हुए मोदी साहब सहज नहीं हो सकते, संसद के अंदर सहज नहीं हो सकते। कई सारे बिल उनके ऐसे हैं जिस पर सहयोगी दलों को भी ऐतराज है। एक नीतीश कुमार के दबाव में तो वक्फ बोर्ड का मामला कहां अटक गया, सभी देख रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर सरकार का जो रवैया है उसे भी बाधा आनी है, और इसके साथ साथ कई सारे ऐसे एजेंडे हैं जिसे पूरा करने के लिए लोकसभा में अपने बूते बहुमत की दरकार इस सरकार को है।
तो जो 6 पार्टियां मैंने बताई, इन 6 पार्टियों के अलावा एक पार्टी और है जिसको तोड़ना तो मुश्किल है, 2/3 की संख्या लानी वहां मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों को इस्तीफा देने पर मजबूर किए जाने की रणनीति पर अमल किया जा सकता है, किया भी जा रहा है, ऐसी चर्चा है। वो पार्टी है टीएमसी। जी हां, ममता बनर्जी की पार्टी। 29 सांसद है वहां, 29 का 2/3 20 होता है। अब 20 की संख्या पर तो बंगाल की डेमोग्राफी को देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि यह पूरी हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों को इस्तीफा दिलाने की कवायद की जा सकती है। जिन 6 पार्टियों का मैंने जिक्र किया, उन्हीं 6 में से एक पार्टी का नाम शरद पवार की पार्टी यानी एनसीपी शरद चंद्र पवार है। उनके सांसदों की संख्या 8 है, जिसकी तरफ संजय राउत ने इशारा किया है, लेकिन संजय राउत ये भूल गए हैं कि उनकी अपनी पार्टी भी निशाने पर है। संजय राउत ये भूल गए हैं कि उनकी पार्टी से टूटी हुई पार्टी एकनाथ शिंदे की पार्टी भी निशाने पर है। उन्हें गृह मंत्रालय भी नहीं दिया जा रहा, उन्हें वित्त मंत्रालय भी नहीं दिया जा रहा। वो पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए डिमोशन के बाद डिप्टी सीएम के पद पर है। जैसे पिछली बार देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन हुआ था, वैसे ही उनका डिमोशन हुआ है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को तो गृह और वित्त दोनों दे दिया गया था, इन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा? इनके सांसदों पर भी निशाना है। और कौन जानता है इसके आगे की परिस्थितियां। पवन कल्याण को आंधी बताकर नरेंद्र मोदी ने खुद ही स्पष्ट कर दी है। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश में हिमंता बिस्व शर्मा की तरह जुगाड़ टेक्नोलॉजी से भारतीय जनता पार्टी में लाए जा सकते हैं। एक ऐसी आंधी जो चंद्रबाबू नायडू की नाक में दम कर सके, एक ऐसी आंधी जिसके पास 2 सांसद भी हैं, लेकिन उनका जिक्र हम नहीं करेंगे क्योंकि वो मर्जर का फैसला होगा तो उनका व्यक्तिगत फैसला होगा, नहीं होगा मर्जर का फैसला वो भी उनका व्यक्तिगत फैसला होगा, उनकी पार्टी का फैसला होगा। यहां हम डिफेक्शन की बात कर रहे हैं, पार्टी तोड़ने की बात। और ये 6 पार्टियां, 6 चेहरे नरेंद्र मोदी की सरकार की स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि स्थिरता के बिना वन नेशन वन इलेक्शन, अगला परिसीमन, जनगणना, जाति जनगणना के मुद्दे को दरकिनार करने की कोशिश, ये कुछ भी इनके बिना नहीं होना है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में बहुत खराब रहा, शरद पवार की पार्टी का प्रदर्शन भी विधानसभा चुनाव में बहुत खराब रहा। लेकिन याद रखिए, इन दोनों पार्टियों के प्रदर्शन को खराब तभी माना जा सकता है जब चुनाव प्रक्रिया को आप निष्पक्ष मानते हो। अब हमारे दर्शक इसे निष्पक्ष मानते हैं या नहीं मानते हैं, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन कागज पर इस प्रदर्शन को खराब ही मानेंगे क्योंकि खराब दिखा। अब खराब दिखने के बाद विधायक दल और संसदीय दल का आकार करीब करीब बराबर हो जाने के बाद स्वाभाविक है कीमत तो सांसदों की ज्यादा बड़ी है, कीमत नीतीश कुमार के सांसद की भी ज्यादा बड़ी है। चिराग पासवान की पार्टी एक बार पहले तोड़ी जा चुकी है। एनडीए में रहते हुए नरेंद्र मोदी का हनुमान खुद को कहने के बावजूद उनकी पार्टी तोड़ी जा चुकी है। 6 में 5 लोग अलग हो गए थे, उनके चाचा, उनके भाई सब अलग हो गए थे। इस बार कौन सी गारंटी है कि उनके सांसद उनके साथ बचे रहेंगे? ठीक यही स्थिति नीतीश कुमार की पार्टी की है। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने के लिए 12 में 2/3 की संख्या यानी 8 की जरूरत है। वो 8 कैसे पूरी होगी? वो 8 पूरी करने की कवायद क्या राज्यसभा वालों के माध्यम से होगी? जी नहीं। राज्यसभा वाले रणनीति को अंजाम देने में एक मोहरा बन सकते हैं, नंबर तो लोकसभा वालों से पूरा होता है। लेकिन लोकसभा में तो कुछ ऐसे सांसद भी बैठे हैं जो नहीं जा सकते, लेकिन सवाल यह है कि उनका नंबर कितना है। जब बोलियां लगती है तो आपने देखा होगा, एक जमाना ऐसा था कि 40 लाख 50 लाख रुपए में नरसिम्हा राव सरकार बचा लेने की खबरें सामने आई थी। तब 40 लाख 50 लाख रुपए बड़ी रकम थी। आज के समय में तो बात कहां तक पहुंच जाती है ये सभी जानते हैं कि बात कितने नंबर तक पहुंच जाती है। मुंह मांगी कीमत तक दी जाती है और देने की बातें कथित रूप से सामने आती है। तो जनता दल यूनाइटेड भी निशाने पर है। हो सकता है जयंत चौधरी की पार्टी को भी निशाना लगाया जाए। वो खुद लोकसभा में नहीं है, लेकिन उनके 2 सांसद हैं। तो इन सब से आगे बढ़कर जो देखने वाली परिस्थितियां हैं, वो परिस्थिति यही है कि संजय राउत ने क्या आगाह किया है, या संजय राउत ने उन परिस्थितियों को निर्मित होने की दिशा में जो अंदर खाने प्रयास चल रहे हैं उसकी एक झलक भर दी है। इस बात
को कोई स्वीकार नहीं कर सकता कि संजय राउत भारतीय जनता पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर चले जाएंगे, कतई नहीं जा सकते। और जो बात वो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। पिछली बार भी शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई, तब तो भतीजे को ही तोड़ दिया गया था। पिछली बार भी उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई, तब तो विधानसभा में उनके फ्लोर लीडर को ही तोड़ दिया गया था। पिछली बार भी चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी गई, उनके चाचा को ही तोड़ दिया गया था। और वाईएसआरसीपी की यानी कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, उनके 4 सांसदों के बीच जो भ्रम की स्थिति है वो यही है कि क्या ईडी को लगाया जाए या भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक ढांचे के विस्तार के लिए उनका इस्तेमाल किया जाए। कोई ना कोई एक ऐसा लॉलीपॉप दिया जा सकता है जिस लॉलीपॉप के आश्रय उस पार्टी को तोड़ा जाए। अब चूंकि अगला चुनाव बिहार का है, बड़ा चुनाव, और बिहार के चुनाव के पहले अगर ये 272 का नंबर पूरा कर लिया गया तो तय मानिए कि नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर निपटा देने में इस बार बीजेपी कोई मुरव्वत करने वाली है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास अगर 272 का नंबर अपने बूते आ गया, 265-70 का नंबर भी अपने बूते पहुंच गया, तो तय मानिए जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों के बीच समझदारी नहीं बनी तो जनता दल यूनाइटेड का शटर गिर जाएगा, जेडीयू की दुकान बंद हो जाएगी। और क्या राष्ट्रीय जनता दल इस बार जनता दल यूनाइटेड को बचाने के लिए आगे आएगा? अगर जांच एजेंसियों ने पर्दे के पीछे से बार्गेनिंग में राष्ट्रीय जनता दल को अपने ट्रैप में लिया तो नीतीश कुमार की राजनीति खत्म। अगर वो ट्रैप कामयाब नहीं हुआ तो नीतीश कुमार की राजनीति बचेगी। वैसे नीतीश कुमार की राजनीति बचाने में लालू यादव का इंटरेस्ट बड़ा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी बचाने या शरद पवार की पार्टी बचाने में क्या उनकी पार्टी के सांसदों का कोई इंटरेस्ट है? क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग जो बाला साहब ठाकरे की विरासत को भी छोड़ सकते हैं, वहां से पार्टी तोड़कर आ सकते हैं, वो भला एकनाथ शिंदे के साथ टिके रह जाएंगे? इसकी गारंटी क्या है? वाईएसआरसीपी के लोग भी जगन मोहन रेड्डी के साथ जो आए थे वो ज्यादातर कांग्रेस से टूटे हुए लोग हैं, और कई सारे कांग्रेसी, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी जब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए, कुछ उप मुख्यमंत्री जाकर मुख्यमंत्री बन गए, तो उस परिस्थिति में वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों की भला क्या बिसात? गनीमत है कि बीजू जनता दल के पास लोकसभा में नंबर नहीं है, अन्यथा सबसे आसान शिकार, सबसे पहला निशाना उन्हें ही बनाया जाता, लेकिन उनके पास नंबर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नंबर को छेड़ने की कोई कोशिश हो नहीं सकती क्योंकि उनका नंबर बहुत बड़ा है। सीपीएम के लोग आइडियोलॉजिकल लाइन पर हैं, उन्हें छेड़ा नहीं जा सकता। अखिलेश यादव के लोग भी जिस सामाजिक गुणागणित से जीत कर आए हैं, उनको तोड़ने के लिए एक तो नंबर बड़ा चाहिए और वहां कवायद करना व्यर्थ ही है, लिहाजा वहां कवायद की नहीं जा रही। एमके स्टालिन की डीएमके की बात छोड़ दीजिए, जहां कवायद हो रही है वही हो रही है, उस राज्य में ही हो रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत फुटप्रिंट मौजूद है। मसलन बिहार में, मसलन महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में फुटप्रिंट का भरोसा दिलाया जा रहा है। वरना आम आदमी पार्टी के पास भी 3 सांसद हैं, लेकिन वो ऐसे राज्य से हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक ताकत के तौर पर कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं रखती, लिहाजा कोई अपने पॉलिटिकल करियर को दांव पर लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, इसकी गुंजाइश नहीं दिखती। टारगेट मिशन 272, टारगेट 32 सांसद, 7 पार्टियां, 6 तोड़ने के लिए 1 सांसदों का इस्तीफा कराकर नंबर को लोकसभा की क्षमता को नीचे लाने के लिए। अब इस कोशिश में बिहार चुनाव के पहले क्या कामयाबी मिल जाएगी? इस कामयाबी के बूते और इसकी सफलता या विफलता के बूते शरद पवार और उद्धव ठाकरे का ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार का करियर भी दांव पर लगा हुआ है। जगन मोहन रेड्डी की सियासी बिसात और आगे उनकी सियासत किस दिशा में जाएगी, ये सब कुछ यहीं से तय होना है। लेकिन जो तय नहीं होना है वो यही कि इंडिया गठबंधन ने बहुत देर तो नहीं कर दी, इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर तो नहीं दे दिया, 6 महीने का मौका देकर उन्हें पिच पर जमने की इजाजत तो नहीं दे दी। और ये इजाजत क्या इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के राजनीतिक भविष्य पर भारी तो नहीं पड़ने वाली है? देखते जाइए होता क्या है, लेकिन जो भी होगा वो दिलचस्प होगा और उस दिलचस्प नजारे की तरफ
संजय राउत ने जो इशारा किया है वो अनायास नहीं है, और जब वो अनायास नहीं है तो आने वाले वक्त में कोई भी घटना, कोई भी राजनीतिक घटना किसी भी रूप में दल बदल की पूरी कार्रवाई के रूप में आपको देखने को मिल सकती है। इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।